किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का जोहार। और साथ ही साथ गंद्रू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। गंद्रू भाई, देर ना करते हुए हम अपने किसान भाई बहनों को क्यों ना लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। जी हाँ, नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नामिका पांडे। खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कांके के पशुओं के खून, मूत्र, गोबर और दूध का निःशुल्क जांच। बुढ़मू के किसानों के बीच कृषि यंत्र वितरण। धान की श्रीविधि में दे ज्यादा उर्वरक। अब समाचार विस्तार से। पशुपालकों को कई दफा सही समय पर अपनी पशुओं की बीमारी और उसका कारण नहीं पता चल पाता है, जिसका गंभीर दुष्परिणाम पशुओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान कांके, रांची के सामान्य रोग शाखा के द्वारा विभिन्न पशुओं के खून, गोबर, मूत्र और दूध का निःशुल्क जांच किया जाता है, ताकि पशुपालक अपनी पशुओं की बीमारियों का वैज्ञानिक तरीके से पहचान करके समय पर प्रभावी उपचार करा सकें। पिछले दिनों बुढ़मू प्रखंड के नाउजडडिया स्थित सीआरपीएफ कैंप की ओर से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत किसानों के बीच कृषि उपकरणों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट सहित विशिष्ट अतिथि स्थानीय मुखिया भी मौजूद थे। अतिथियों ने इस दौरान इलाके के लगभग 400 किसानों के बीच विभिन्न कृषि उपकरणों का वितरण किया। श्रीविधि से धान की खेती में जड़ों का फैलाव ज्यादा होता है। इस वजह से पौधा मिट्टी से ज्यादा पोषक तत्व खींचता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए किसान श्रीविधि में उर्वरक बढ़ाकर दें। साथ ही गोबर खाद का भी पर्याप्त मात्रा में उपयोग जरूर करें। ये बात हम सभी जानते हैं कि धान की श्रीविधि से खेती करने पर उपज ज्यादा होती है। इसका कारण ये है कि इस विधि में पौधों को मिट्टी से पोषक तत्व ग्रहण करने का भरपूर अवसर मिलता है। जब श्रीविधि में पोषक तत्व ज्यादा खर्च होगा तो आगामी फसलों के लिए इसकी भरपाई भी जरूरी है। अगर हम श्रीविधि से खेती कर रहे हैं और मध्यम जमीन में कर रहे हैं, बीच वाली जमीन में श्रीविधि की ज़्यादा खेती होती है तो उसमें कर रहे हैं, तो हमें फर्टिलाइज़र का डोज है 80-40-20, उसमें 50% का बढ़ाव करना चाहिए। मतलब 80 केजी नाइट्रोजन के बदले 120 केजी नाइट्रोजन और 40 केजी स्फूर के बदले 60 केजी स्फूर और 20 केजी पोटास के बदले 40 केजी पोटास देना चाहिए, ताकि हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बरकरार रहे और हमें ज़्यादा उपज, ज़्यादा दिन तक टिकाऊ उपज हमें मिल सके। किसान बरसाती भिंडी की खेती के लिए अगस्त तक बुआई कर दें। बेहतर उपज पाने के लिए वर्षा उपहार, पूसा A4, परभनी क्रांति और अर्का अनामिका नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। बरसाती भिंडी की खेती के लिए किसान प्रति हेक्टेयर 8 से 10 किलो बीज की बुआई करें। कतारों की दूरी 60 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 25 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उपज पाने के लिए वर्षा उपहार, पूसा A4, परभनी क्रांति और अर्का अनामिका नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इसकी उपज क्षमता 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान रोपा धान वाले खेत में निकाई गुड़ाई का काम करने के लिए पैडी वीडर की सहायता ले सकते हैं। इससे समय और श्रम के साथ साथ मजदूरी में भी बचत होती है। इसकी कार्य क्षमता 20 डिसमिल प्रतिदिन है। सफल किसानों की श्रेणी में आज हमसे जुड़े हैं एक ऐसे किसान जो अपनी दक्षता के दम पर आम से खास बन गए। आज हमारी मुलाकात सूझबूझ से भरे किसान से होने वाली है। ये मौसम के मिजाज को भांपते हुए फसलों का चयन करते हैं। मौसम अनाज वर्गीय फसलों के प्रतिकूल हुआ तो सब्जी लगा लेते हैं और सब्जी के प्रतिकूल हुआ तो अनाज वर्गीय फसलों की खेती कर लेते हैं। मेरा ज़मीन 1.5 एकड़ है, उसमें खेती करता हूँ। अभी खीरा लगाया हूँ और मिर्चा लगल है। हमारे परिवार में 4 सदस्य हैं। उनमें हम लोग 2 प्राणी काम करते हैं। एक लड़का है, वो पढ़ाई करता है, छोटा बच्चा है। माँ है, माँ करने नहीं सकती है उतना। खेत में अभी खीरा लगाए हैं और मिर्चा लगाए हैं, और तो नहीं है कोई खेती अभी। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1,800 रुपए से 2,050 रुपए। चावल मध्यम 2,100 रुपए से 2,500 रुपए। चावल उत्तम 2,800 रुपए से 4,600 रुपए। गेहूं 1,425 रुपए से 2,150 रुपए। चना 3,600 रुपए से 4,000 रुपए। दाल अरहर 5,750 रुपए से 6,550 रुपए। दाल मसूर 4,650 रुपए से 5,150 रुपए। दाल चना 4,700 रुपए से 5,200 रुपए। सरसों तेल 8,700 रुपए से 9,700 रुपए। चीनी 3,450 रुपए से 3,550 रुपए। आलू 725 रुपए से 875 रुपए और प्याज 2,300 रुपए से 2,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम की मिजाज के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में, है ना? बिल्कुल। और किसान भाइयों, अभी वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, तो इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। पिछली बार मौसम ने फसल का बहुत नुकसान किया, मगर चेतराम किसान के जीवन में फिर भी खुशहाली है। मैंने मौसम आधारित फसल का बीमा जो करा रखा था, जिसका क्लेम मुझे 45 दिनों के अंदर मिल गया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार की मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत खरीफ में कम या अधिक वर्षा और रबी में बेमौसमी वर्षा, तापमान, नमी आदि से होने वाले फसल के संभावित नुकसान की भरपाई की जाती है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा लागू मौसम आधारित फसल बीमा योजना से लाभ उठाएं। तुरंत निकट के सरकारी बैंक की शाखा या कृषि अधिकारी से संपर्क करें। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना।
फार्म स्कूल, जहां खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। जानकारी हमारे पास भी है, कुछ उसे भी हासिल कर लीजिए। बिल्कुल जानकारी है। और किसान भाइयों, अभी बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में हम खेती बाड़ी तो करते हैं, लेकिन एक खास ख्याल रखने की ज़रूरत ये है कि हम बरसात जल को अगर संग्रहित करें, बिल्कुल संरक्षित करें, तो वो गर्मी के मौसम के लिए भी हमारे लिए उपयोगी होगा और तमाम मौसम के लिए वो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होगा। क्योंकि जल है तो कल है कहते हैं, और जल ही है तो जीवन है। तो जीवन को बचाइए, जल को बचाइए। जल अगर आप बचाते हैं तभी आपका जीवन भी बचेगा। बिल्कुल सही तो कहा आज आपने। हम जानकारी आप क्या दे रहे हैं? बिल्कुल इसी विषय पर आज हम जानकारी देने वाले हैं झुमकी बहन, कि वर्षा जल का संग्रहण हम कैसे करें, उसको कैसे संरक्षित करें। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर के नायक। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि बारिश का मौसम आ चुका है और बारिश के मौसम में काफ़ी बारिश का पानी जो है वो व्यर्थ चला जाता है। ऐसे में ये पानी व्यर्थ ना जाए, आप इसका उपयोग कर सके, इसका संग्रह कर सके, इस विषय में हमारे साथ अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है विशेषज्ञ डॉक्टर सुशांत कुमार नायक जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि वर्षा जल का संग्रहण का ज़रूरत किस लिए पड़ता है? हाँ, ये वर्षा जल का संरक्षण का अभी बहुत महत्व है, क्योंकि ये कृषि कार्य के लिए चाहिए, बागवानी फसलों के लिए चाहिए, और जो भूमि स्तर में जो जल की स्तर घट जा रहा है उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। पानी उसमें गड्ढा में डाल के या कहीं उसमें चेक डैम बना के उसमें भूमि स्तर की जल को ऊपर ला सकते हैं। मेन मुख्य उद्देश्य होता है कृषि कार्य के लिए। डॉक्टर साहब, ये बारिश का जो पानी है इसको जमा कैसे और कब कर सकते हैं हमारे किसान भाई? हाँ, अभी तो बारिश का मौसम अभी स्टार्ट हो गया है। अभी फार्मर लोग अपने जैसे है कि अभी हम बता रहे हैं, एक तकनीकी है, दोबा तकनीकी है। अभी दोबा तकनीकी को हम उसका सही गड्ढा खोद के उसमें प्लास्टिक लाइन दे के हम उसमें वर्षा जल संरक्षण करते हैं। अभी ये मौसम है, क्योंकि अभी बारिश हो रहा है। अगर हम ये जो तकनीकी हम बताने जा रहे हैं, अगर तकनीकी अभी से अब स्टार्ट करेंगे तो वर्षा जल की उसमें काफ़ी संग्रह होगा और उससे हम बागवानी फसल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अभी डोबा प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी दी, तो ये डोबा प्रौद्योगिकी है क्या और किसान भाई इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं डोबा प्रौद्योगिकी? हाँ, ये डोबा जो तकनीकी है ये कुछ नहीं है। जैसे आप लोग भी जैसे घर में देखें, कोई गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोदने के बाद उसमें पानी रखते हैं। इसमें एक क्या होता है कि गड्ढा खोदने का जो लंबाई होता है 3 मीटर लंबाई होगा, और उसका जो चौड़ाई होगा 1.5 मीटर चौड़ाई होगा, और उसका जो डेप्थ होता है, गहीर होता है, 1 मीटर का होता है। तो उसके बाद ये गड्ढा खोदने के बाद उसमें हम क्या करेंगे, जो साइड जो वॉल होते हैं उसमें मिट्टी और पानी का एक प्रलेप दिया जाता है, मतलब चिकना किया जाता है कि उसमें पत्थर या जो जड़ होता है पौधे का उसमें ना रहे, क्योंकि उसके ऊपर हम एक प्लास्टिक लाइन उसके ऊपर डालेंगे। जब प्रलेप देने के बाद उसके ऊपर प्लास्टिक लाइनिंग करते हैं। जो प्लास्टिक का जो साइज आता है 6 मीटर का प्लास्टिक साइज होना चाहिए और 4.5 मीटर उसका चौड़ाई होना चाहिए, और ये लगभग करीब 6 kg का प्लास्टिक होता है, और ये काली प्लास्टिक होगा और उसका 200 माइक्रोन का साइज होता है, और उसको हम गड्ढे में सही ढंग से उसमें चिपका देते हैं। चिपकाना मतलब है उसमें फैला देते हैं कि मोड़ ना आए। जैसे कोने में जैसे मोड़ आता है उसको सही ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें मोड़ ना होए, और उसके बाद उसमें चिपका देते हैं। तब उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर में जो पॉलीथीन आएगा, जो मिट्टी जो निकाला हुआ होगा, मिट्टी चारों तरफ जो गड्ढे के साइड में एक बॉन्ड जैसा बनाना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा उसमें बाहर का जो पानी अंदर ना आए। तब अगर बाहर का अगर पानी अंदर आ जाता है तो उसके साथ मिट्टी भी आ जाएगा, और मिट्टी आ जाने से उसमें जो जितनी मात्रा पानी होना चाहिए उसमें पानी नहीं रह पाता है। और इसका जो मैं बताई लंबा 3 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर, तो उसमें करीब हमको 4,500 लीटर पानी उसमें जमा होता है,
क्योंकि यहाँ आप जब देखेंगे बारिश, यहाँ झारखंड में बारिश होता है 1400 मिलीमीटर बारिश, और हमारा जो डेप्थ है 1000 मिलीमीटर है। तो इससे हो जाता है कि एक बरसात में ये पूरा गड्ढा भर जाएगा। और अभी देख रहे हैं कि बारिश इतना हो रहा है कि जितना भी हमारा ऊपर स्तर का जो मिट्टी होता है दो के चला जाता है। और अगर हम सही ये गड्ढा खोद के अगर वर्षा जल को संरक्षण करें तो उसमें काफ़ी हम बागवानी फसल ले सकते हैं। और ये जो डोबा तकनीकी है, ये करीब 1 हेक्टर के लिए हमको 40 डोबा चाहिए। अगर हम 1 हेक्टर में कोई भी फलदार पौधा अगर लगाना चाहेंगे, जैसे हो या आम हुआ या लीची हुआ, तो उसका जो मेंटेन करते हैं, पौधा से पौधा करीब 5 मीटर का डिस्टेंस होता है। तो इससे करीब 400 पौधा 1 हेक्टर में होते हैं। और 400 जो पौधा होते हैं, जो हम एक डोबा का जो साइज बताए, एक डोबा में करीब हमको 10 टुक फलदार पौधा को पानी दे सकते हैं। ये ऐसा है कि जो पानी हम देंगे, मतलब लाइफ सेविंग इरिगेशन, मतलब जस्ट उसको बचने के लिए हमको पानी देना है। क्योंकि गर्मी महीने में इतना गर्मी पड़ता है कि हमको फलदार पौधा को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो हम उसमें क्या करते हैं, 1 लीटर पानी उसमें जो जड़ के आसपास देते हैं, पानी डालते हैं, तब उसमें हर दिन 1-1 लीटर हम पानी देते हैं। हम जैसे बताए कि 4500 लीटर पानी चाहिए। तो अगर हम एवापोरेशन जो वायुमंडल में क्यों सूर्य किरण आता है, वो एवापोरेशन हो जाता है, चला जाता है। तो ये डोबा देखा गया है कि तकनीकी से देखा गया है कि उसमें एवापोरेशन होने के बाद 22 से 50 लीटर पानी जम के रहता है। और ये एक पौधा जैसे बताया कि एक पौधा एक दिन के लिए 1 लीटर पानी चाहिए। तो ये हमें जो एक डोबा जो बताए 10 पौधा के लिए होता है, बचने के लिए होता है। और ये 6 महीने तक आराम से हम दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को ये बताइए कि डोबा प्रौद्योगिकी बाग की जो स्थापना हुई है, इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत महत्व। कोई भी अगर ऑर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट बाग प्रबंधन करेंगे, पहले नए पौधा उसका गड्ढा जैसे है करना है 5 मीटर के डिस्टेंस में करते हैं। तो उसको पौधा बचाने के लिए है, ये तो है हम हाथ से पानी से उसमें क्या करेंगे, जो गड्ढा हो जाता है पानी भर जाता है, बकेट से लेके पानी 1-1 लीटर हम 1 मग या जो भी अनुपात के हम उसमें पानी डाल सकते हैं। और उससे क्या करेंगे, घड़ा, एक घड़ा है, घड़ा में पौधे के जड़ के तरफ उसमें रख देते हैं और वो घड़ा में भी पानी भर देते हैं। तब घड़ा ऐसा है, मिट्टी का जो घड़ा होता है, पानी भरने के बाद उसमें धीरे धीरे पौधा को मिलता रहता है। उसमें घड़ा में छिद्र होते हैं, छोटा छिद्र होते हैं और पौधा को जड़ से मिलता रहता है। तो उससे हमारा पौधा बचता है। तो किसान भाइयों, आपने देखा डॉक्टर साहब ने हमें जल संरक्षण, वर्षा का जो जल होता है, इसके संरक्षण के विषय में काफ़ी अच्छी जानकारी दी। डोबा प्रौद्योगिकी के बारे में इन्होंने बताया, काफ़ी अच्छी जानकारी मिली आपको। हम आशा करते हैं आप इसका उपयोग करके डोबा प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएं और वर्षा जल संग्रह करें। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। वाह, कितना अच्छा जानकारी ना। अगर सभी इंसान इस तरह से जल को संरक्षित करें तो वाकई में जल की कमी जो हो जाती है, कहते हैं लोग, वो बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल झुमकी बहन, आज हमारे लिए जो जल की कमी है वो विश्वव्यापी समस्या है। बिल्कुल। और जिस तरह से जल बिल्कुल हमारे जो कम होता जा रहा है और धरती के अंदर उसका जो लेयर है वो भागता जा रहा है, तो उसको हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। और वो तभी बढ़ेगा जब हम वर्षा जल को संरक्षित करेंगे। तो ये हम सबका दायित्व है, सिर्फ हमारे किसान भाइयों का दायित्व नहीं है, हमारा भी दायित्व है। और हमारे जितने भी जो दर्शक हैं, अगर हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, तो उनका भी ये दायित्व बनता है कि आप वर्षा जल को संग्रहित करें। और झुमकी बहन, एक और जानकारी की बातें हमारे पास है, और वो जानकारी है कि पोषण वाटिका, और खास करके वो उसमें महिलाएं ज़्यादा बिल्कुल, और जानकारी भी दे रही है, वो भी महिला है, रूबी कुमारी जी। तो चलिए पोषण वाटिका के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं किसान भाइयों, आइए देखते हैं। आज हमारे साथ एक हैं विशेषज्ञ, ये हमें जानकारी देंगी गृह पोषक वाटिका यानी किचन गार्डन के बारे में। रूबी जी, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि गृह पोषक वाटिका या किचन गार्डन है क्या? सर, हम लोग जो घर बनाते हैं
या घर के ऊपर जो छत है उसमें फूल के लिए बहुत सारा या तो फ्लावर लगाए हुए रहते हैं उस, और घर में जो हम लोग का जो घर है उसके आगे या पीछे कहीं ना कहीं 1 डिसमिल का जगह या छोटी सी जगह छोड़ देते हैं जो बेकार पड़ा रहता है। बहुत लोग उसके लिए शो के लिए उसका फूल लगा करके उसका सजावट कर देते हैं, नहीं तो बहुत ऐसा ही बर्बाद हो जाता है। या फिर जब रसोई में खाना बनाते हैं या कपड़ा धोते हैं, नहाते हैं तो व्यर्थ के ही पानी बर्बाद हो जाते हैं। इस गृह पोषक वाटिका का मेन उद्देश्य है कि आप जो घर का पानी बर्बाद कर रहे हैं, घर में जो ज़मीन है उसको बर्बाद कर रहे हैं, उसको बर्बाद ना करके ये बीज लगा के उसका उपयोग करें और शुद्ध, ताज़ी और हरी सब्जियों का सेवन करें, जिससे आपको पोषक तत्व की मात्रा मिले और विटामिन वगैरह सब अच्छी, शुद्ध और ताज़ी मिले। तो जैसा कि आपने कहा कि शुद्ध सब्जी और शुद्ध ताज़ी और पोषक तत्वों की भी मात्रा अधिक मिले, तो इसमें कैसे कैसे और कौन कौन सी सब्जियों की मात्रा और किस ढंग से लगाएंगे? सर, इसके लिए हमने एक किचन गार्डन कैलेंडर तैयार किया है जिसमें आपका 19 प्रकार की सब्जियों का दिया हुआ है विवरण। इसमें आपको बीज के साथ ये कैलेंडर दिया जाएगा, ठीक, जिसमें साल भर में कौन सब्जी कब लगानी है, कैसे लगानी है, सारा इसमें डिटेल दिया हुआ है। अच्छा। नीचे में आप कितना बीज लगाना है, कैसे लगाना है, कितनी दूरी पे लगाना है, और ऊपर में आपका दिया हुआ है कौन रबी में लगाना है, कौन गर्मा में है, कौन खरीफ में है। अच्छा। इससे किसान भाइयों को या फिर अगर कोई टाउन के भी लोग लेते हैं तो उनको सब्जियों का ये कैलेंडर लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साग है, करेला है, विभिन्न प्रकार की ये सब, मेथी वगैरह, फ्रेंच बीन वगैरह, टमाटर वगैरह भी है। तो क्या इसको, जैसा कि आपने बताया कि रबी और गर्मा दोनों में और खरीफ में सब में, तो ये हमारे जो हैं शहरी क्षेत्र में खास कर तक, तो वो कैसे कैसे इसको लगाने का क्या प्रोसेस है, इसके बारे में बताएं। सर, प्रोसेस है इसमें दिया हुआ है कि किसान लोग, अगर शहरी लोग हैं उनके पास ज़मीन नहीं है तो उनके घर में ज़रूर गमला होगा। ऐसा नहीं है कि वो घर को सजाने के लिए गमला नहीं रखे होंगे, उसमें फूल ज़रूर लगाए होंगे। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप फूल मत लगाइए, फूल भी लगाइए, लेकिन बगल में एक गमले में आप कुछ भी सब्जी को लगाइए। कम से कम उससे ये तो फ़ायदा होगा कि आपको अच्छी सब्जी मिलेगी। जब भी आप बाजार में सब्जियां खरीदने जाते हैं तो ताज़ी नहीं रहता। तो टमाटर तो प्रायः सभी लोग घर में खाते ही हैं, प्रयोग भी करते हैं, सलाद में भी प्रयोग होता है। तो टमाटर के बारे में विशेष खास तक बताइए। सर, टमाटर में ये है कि आपकी 3 पंक्तियां बनती हैं और तीनों पंक्तियां में 5-5 पौधे लगते हैं, तो यानी कि 15 पौधा। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखिए कि 2 बार का दिया है सीट, एक रबी का और एक गर्मा का। अच्छा। तो रबी में जो लगाते हैं उसमें भी वही करना है, 15 पौधे लगाना है, और जो गर्मा में कर रहे हो उसमें भी 15 पौधे लगाना है। अच्छा। और इसमें ये है कि अगर आपका टमाटर फलना स्टार्ट हो गया है तो एक बार में 250 से 500 ग्राम या 500 ग्राम से 1 केजी तक निकलता ही है। तो अगर आपका एक पौधा से उतना निकल रहा है तो उसमें जो 15 पौधे लगे उससे कितना निकलेगा। तो जाहिर सी बात है कि आप एक दिन में उतना खा नहीं पाइएगा। हो सकता है कि आप पड़ोसी को बांट दें, या ये भी हो सकता है कि किसान भाई हैं तो बहुत यही सोचते हैं कि पड़ोसी को ना दे करके हम अगर बेचेंगे तो 2 पैसा आएगा। तो इससे एक आमदनी आने का भी स्रोत है कि खाया भी और बेचा भी। तो अगर हम इसको खरीद रहे हैं तो जितना मेरा लागत लग रहा है उससे ज़्यादा तो मुनाफा हो रहा है, कुछ घाटा नहीं है इसमें। शरीर भी स्वस्थ, बेचो तो पैसा का भी आमदनी। तो फ्रेंच बीन तो 2 तरह का होता है, एक पौधा एक लत्तर वाला, तो कौन सा हम लगाएंगे तो ज़्यादा उपयोगी होगा? सर, इसमें हम लोग लत्तर वाला नहीं देते हैं, इसमें हम लोग खास करके पौधा वाला ही देते हैं। इसमें जितना भी है सिर्फ ये कद्दू है, झींगा है, नेनुआ है, ये सब को छोड़ करके बाकी जितना भी है सब आपका वो पौधा वाला ही है। क्योंकि अगर हम लोग ये लत्तर वाला दे देते हैं तो शहरी लोग सभी चीज़ को गमला में लगा करके लत्तर नहीं चढ़ा सकते हैं, इसीलिए पौधा वाला है तो वो अपने गमला में रख के तैयार सब्जी कर सकते हैं और अच्छा से खा सकते हैं। अच्छा, जैसा कि यहाँ अब ये सब विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं तो इसमें से कीड़े मकोड़े भी लगते होंगे, कुछ रोग वगैरह भी लगता होगा, इसको हमारे किसान भाई या जो शहरी क्षेत्र में जो लोग हैं वो कैसे दूर करेंगे? सर, इसके लिए है कि आप
सिर्फ ऑर्गेनिक पे भी कर सकते हैं, नीम तेल का छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका करंज खल्ली का भी यूज़ करके इसको कीड़े मकोड़े को भगा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि इसमें हमेशा कीड़ा लगता ही है, अगर उसको आप छोटा से ध्यान दें, समय पे पानी पटाएं, खास करके पानी और इस पे कोड़ाई उड़ाई पे ध्यान दे, घास ना होने दे तो आपके पौधों को कोई कीड़ा नहीं पकड़ेगा। कीड़ा लगने का मेन कारण होता है घास, अगर घास निकाल दिए तो कीड़ा कम लगता है। तो देखा किसान भाइयों, रूबी जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी किचन गार्डन के बारे में। रूबी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और किसान भाइयों, इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। वाह, क्या कहने हैं ना। लेकिन गंजू भाई, वो देखिए घड़ी की टिक टिक शुरू हो गई है। अरे हाँ किसान भाइयों, हमें तो समय है, समय का तो ख्याल हमें रखना ही होगा। समय को हम नहीं रोक सकते। बिल्कुल, समय को हम नहीं रोक सकते और समय के साथ ही हमें चलना है चाहिए। तो किसान भाइयों, अब हमारा समय कह रहा है कि हमें आपसे इजाज़त लेनी होगी, लेकिन इजाज़त लेने से पहले हम आपको अपना पता बताएंगे, ताकि आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी समस्या हो, तो आप हमें खतों के माध्यम से हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834-001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।